नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इस वक्त खबर आ रही है हरियाणा में ई-टेंडरिंग के मामले में। वहां पर पंचकुला में चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरना दे रहे सरपंचों के साथ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस वाले सरपंचों को हटाने में जुटे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन में दम था तो दिन में हमें उठाते, तानाशाही कर पुलिस ने हमें यहां से हटाने का काम किया है। पंचकुला चंडीगढ़ की रोड बंद करने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने डीसी पंचकुला को आज रात 10 बजे तक रोड खाली कराने का निर्देश दिया। दरअसल ये सरपंच पंचायत के काम में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई सरपंच घायल भी हुए थे। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पे लगी हुई है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे थे, ना हम लोगों ने अपना रास्ता ब्लॉक किया था। हम लोग प्रशासन के लोगों ने रास्ता बंद किया था। हम लोगों ने एक साइड का रास्ता खुलवा दिया था ताकि आम जन परेशान ना हो। लेकिन सरकार ने क्या किया, बीजेपी के आरएसएस के दो व्यक्तियों से अपनी पिटीशन डलवाई कि इन लोगों के वजह से आम जन परेशान है। सरकार का ही वकील था, केंद्र सरकार का, बीजेपी का ही एक सोची समझी साजिश थी। ना हाईकोर्ट की तरफ से मैं नोटिस किया गया, सीधे हमारे पास आदेश है कि आप लोगों को खदेड़ दिया जाए, यहाँ से बलपूर्वक आप लोगों पर बल प्रयोग किया जाएगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही भी उतराई है। अगर 9 तारीख को हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं होता तो 11 मार्च को हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि 11 मार्च को करनाल के अंदर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और खबर दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आखिरकार सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए जाने की इजाजत दे दी है। एलजी ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या भी 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है। उपराज्यपाल के मुताबिक 29 प्रशासनिक जोन हैं। हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे। ये मामला काफी समय से केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनाव का विषय बना हुआ था। एलजी ने केजरीवाल सरकार से देश में ट्रेनिंग के विकल्प तलाशने को कहा था। इसके बाद सरकार ने दोबारा उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद अब जाकर मंजूरी मिली है। दिल्ली सरकार के आबकारी पॉलिसी में हुए कथित घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई विशेष कोर्ट ने 2 दिन के लिए फिर से सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने कहा कि लंबी पूछताछ कर उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई 5 दिन की रिमांड के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट पहुंचते ही सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांगी। वो ऐसे नहीं बोल रहे जैसे उनको बुलवाना चाहते हैं वो, तो ये बहुत ही बेहुदा आर्गुमेंट है और इस आधार पे इस प्रकार के व्यक्ति को जेल में रखना बहुत ही निंदनीय है। 3 दिन की रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कुछ अफसरों को उनके सामने बिठाकर पूछताछ हुई है, जबकि 2 और गवाहों को उनके सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। जो डिजिटल सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ होनी है। पूरी साजिश की जांच करनी है। पूछताछ की वीडियोग्राफी हो रही है, लेकिन अभी वो कोर्ट में नहीं दिखा सकते। सीबीआई हेडक्वार्टर जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, यहीं पर मनीष सिसोदिया से 2 दिन और पूछताछ होगी और हो सकता है कि पहले आरोपी और अब सीबीआई के गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ हो। ये दिनेश अरोड़ा ने ही बाकी लिकर प्लेयर्स को इकट्ठा किया, उनसे पैसा लिया और मनीष सिसोदिया से कहा कि इनके मुताबिक आप ये नया पॉलिसी ड्राफ्ट कीजिए। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील दी गई कि सीबीआई के रिमांड के पेपर में कुछ भी नया नहीं है। मनीष के घर रेड हो चुकी है। सीबीआई ने जो दस्तावेज मांगे वो दिए गए। वो कहीं भाग नहीं रहे हैं। मनीष की पत्नी बीमार है, इसलिए होली पर उन्हें घर जाने दिया जाए, उन्हें रिमांड पर ना भेजा जाए। कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर रोज 8 घंटे तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है, इससे उनका मानसिक शोषण हो रहा है। मनीष सिसोदिया की पेशी के पहले और पेशी के वक्त कोर्ट के पास ही आप पार्टी के मुख्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
दरअसल आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए मनीष सिसोदिया को इस पूरे कानूनी प्रक्रिया के पीड़ित के तौर पर पेश करना चाहती है। यही वजह है कि लगातार वो धरने प्रदर्शन करके इस तरीके की मैसेजिंग कर रही है। उधर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों के बीच में मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर उनको लोगों के बीच में पेश किया जाए। हमारी लड़ाई न्यायालय में, सड़क पर, संसद में, हर जगह जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा संघर्ष आगे भी चलता रहेगा। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो फैसला आया है उसके बारे में जो वकील साहिबान हैं वो बताएंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि जो मनीष सिसोदिया ने दलीलें दी थी, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि मेरी वाइफ बीमार है इसलिए मुझे बाहर रहना चाहिए, जेल से नहीं मिलनी चाहिए। सवाल ये होता है कि जब आप ये घोटाला कर रहे थे तब आपको अपनी वाइफ का ख्याल नहीं आया? आज आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अब कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 10 मार्च को 2 बजे करेगा। अब इस मामले में सोमवार का दिन काफी अहम होगा। ये देखना होगा कि सोमवार को क्या ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट आती है और मनीष सिसोदिया की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिमांड मांगती है। अगर ईडी को रिमांड मिलती है तो फिर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर सीबीआई से ज्यादा अधिकार ईडी के पास हैं। अगर ईडी रिमांड नहीं मांगती है तो कोर्ट मनीष सिसोदिया को जेल भेज देगा और फिर उसके बाद देखना होगा कि इस मामले में आगे 10 मार्च को जब मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई है उस दिन क्या कुछ होता है। दिल्ली में अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला, रवीश रंजन और कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की खबर को लेकर सियासी बवाल जारी है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इन खबरों पर कहा कि अफवाह फैलाने वाले देशद्रोही हैं। तमिलनाडु हमेशा मेहमानों की देखभाल और मदद करता रहता है। प्रवासी मजदूर हमारे विकास में भागीदार हैं। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी भरोसा दिलाया है कि बिहार के मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इन खबरों की जांच के लिए एक विशेष टीम तमिलनाडु भेजी है। टीम चेन्नई पहुंच गई है और बैठक भी शुरू हो गई है। ये टीम जांच कर बताएगी कि प्रवासी बिहारी मजदूरों पर हमले का सच आखिर है क्या। आपको बता दें कि बिहार के मजदूरों की पिटाई के मुद्दे पर सड़क से लेकर विधानसभा तक बीजेपी सरकार पर हमलावर है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। यहाँ से टीम भिजवा रहे हैं देखने के लिए। परसों ही जब जानकारी उसको अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। तो उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से एक टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। त्रिपुरा में बीजेपी को दोबारा कामयाबी मिली है, लेकिन नतीजे आने के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगरतला से रतनदीप चौधरी और नकुल सभा की रिपोर्ट। त्रिपुरा में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद राजनीतिक हिंसा की खबरें अधिकारियों की परेशानी बढ़ा रही हैं। इस हिंसा को रोकना अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे पर हमला करने और कार्यकर्ताओं के घरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगा रहे हैं। जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जनजीवन एकदम सामान्य है, मगर राज्य के बहुत सारे क्षेत्र से राजनीतिक हिंसा की खबर आ रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे जगह में उन्होंने लोगों को हिरासत में भी लिया है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये जो राजनीतिक हिंसा त्रिपुरा में हो रही है इसको किसी तरह इसको मुकाबला वो कर पाए। इस बार जनता कम्युनिस्ट और कांग्रेस को त्रिपुरा से उत्खात करने का काम त्रिपुरा लोगों ने दिखाया है और इनका जो एक्टिविटीज है ये कभी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए अभी ये एक साथ मिलके हमारा जो कार्यकर्ता इन लोगों के ऊपर हमला हुज्जती कर रहा है। After
बीजेपी हमारे सदस्यों और काडर पर हमला कर रही है। काउंटिंग टेबल पर हमला शुरू हो गया था और अब पूरे राज्य से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। त्रिपुरा में चुनाव के दौरान हिंसा की कोई भी खबर नहीं आई, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं। अब बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा को रोकना है। अगरतला से रतनदीप चौधरी के साथ नकुल राभा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा और नागालैंड की सत्ता में बीजेपी की फिर से वापसी हुई है। वहीं बीजेपी ने मेघालय में कोनराड संगमा को समर्थन दे दिया है। 7 मार्च को नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की सियासी लड़ाई अब अदालत में पहुंच गई है। गजेंद्र शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया है। अशोक गहलोत शेखावत के खिलाफ लगातार संजीवनी सहकारी मामले में आरोप लगा रहे हैं। फोन टैपिंग मामले में भी उन्होंने शेखावत के खिलाफ आरोप लगाए हैं। निरंतर बेतुके बयान देकर के मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोक गमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम ये केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है। कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम हैं। आज एक केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ कर के सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अब एक नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने इसका नाम इंसाफ के सिपाही दिया है। इसके जरिए वो देश भर में लोगों के साथ हो रही बेइंसाफी से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने का वक्त आ गया है। उन्होंने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और नेताओं से साथ आने की अपील भी की है। हिंदुस्तान में हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही .co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहां जहां भी बेइंसाफी का दौर रहेगा वहां नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए, और जहां जहां भी बेइंसाफी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूंगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूंगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें, और हम एक नेशनल
मूवमेंट की शुरुआत करें। कोच्चि में ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में गुरुवार को लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अब नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है और हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी डाला जा रहा है। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि वहीं से मिल रही जानकारी के मुताबिक आग को और फैलने से रोका जा चुका है। ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास का 10 किलोमीटर इलाका धुएं से ढका हुआ है। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में अचानक एक बड़ी पाइपलाइन फट गई। इसके चलते सड़क में दरार पड़ गई और तेजी से पानी निकलना शुरू हो गया। इस घटना में स्कूटी से जा रही एक महिला घायल हो गई है। तो इंडिया एट 9 में आज इतना ही। नमस्कार।